नमस्कार दोस्तों। आने वाले 20 से 30 सालों में टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के कारण वर्तमान सरकारी भर्तियां घटकर आधी होने वाली है। तब क्या करेंगे आप? किसको दोष देंगे? सरकार को, टेक्नोलॉजी को या बदलते दौर को? रिजल्ट में देरी के कारण स्टूडेंट्स नाराज हैं, समझ सकता हूँ, लेकिन सरकारी नौकरी वाली मानसिकता समझ से परे है। न जाने इस मानसिकता ने कितने छात्रों का जीवन नर्क बना दिया है और न जाने कितने छात्र इस मानसिकता के कारण भविष्य की अपार संभावनाओं से वंचित रह गए। कभी सोचा है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल आदि जैसी बड़ी कंपनियां खड़ी करने वाले और इनमें काम करने वाले नौकर अगर सिर्फ सरकारी नौकरी का सोचकर पड़े रहते तो क्या सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ बन पाते? एलन मस्क भी सरकारी नौकरी सोचता तो क्या वो आज स्पेस एक्स का मालिक होता? टाटा, बिरला, अंबानी या अपने शहर के किसी सफल व्यापारी का उदाहरण ही ले लीजिए। अगर वे सभी अपने छात्र जीवन में सरकारी नौकरी वाली मानसिकता से प्रेरित होते तो क्या वे आज जहां हैं वहां होते? सरकारी नौकरी की मानसिकता से बाहर निकलिए। आज ग्रुप डी तक का फॉर्म एक इंजीनियर भर रहे हैं। बेचारे बीए एमए वाले कहां टिकेंगे एक इंजीनियर के आगे? मुझे समझ नहीं आता कि ग्रेजुएशन में बीए एमए जैसा कोर्स करके किसको नौकरी मिलती है। बीए एमए कौन करता है? वे छात्र जो मैथ्स और साइंस में कमज़ोर है। जब बीए एमए जैसे ग्रेजुएशन के कोर्स करके किसी को नौकरी मिलनी ही नहीं है तो इस कोर्स का क्या औचित्य? बिना वजह ग्रेजुएट्स बेरोजगारों की भीड़ बढ़ाने से क्या मिलेगा? मोदी सरकार को लाख गाली दे दो, कोस लो, आलोचना कर लो, लेकिन एक बात जो 100% सच है कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े बदलाव 6 साल की देरी से ही सही, लेकिन यही मोदी सरकार ही कर रही है। कोई छात्र इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? भर्तियों में देरी और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए एनआरए का गठन किया गया है। भारत के भविष्य को स्किल्ड बनाने के लिए 34 साल बाद नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, जिसमें कई बड़े रिफॉर्म्स शामिल हैं। ये सब काम दशकों पहले ही हो जाने चाहिए थे, लेकिन किसी सरकार ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, तेजी से बदलती दुनिया के साथ नई शिक्षा नीति पर बात करना तो दूर, ध्यान तक नहीं दिया। आज जब ये बड़े बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं तो मुझे अंदर से लगता है कि काश मोदी जी 2004 या 2009 में ही प्रधानमंत्री बन गए होते। मोदी के आने में हुई इस देरी के कारण न जाने कितने युवाओं के सपने इस भ्रष्ट तंत्र और इस सरकारी नौकरी वाली मानसिकता में उलझ कर रह गए हैं। ये हर घर की कहानी है। घर वाले भी जबरदस्ती अपने बच्चों को सरकारी नौकरी की घुट्टी पिलाया करते हैं। सच बताऊं, मुझे बहुत चिढ़ है इस मानसिकता से। एक ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगेगा 10+2 या ग्रेजुएशन प्लस आईटीआई प्लस कंप्यूटर ओ लेवल प्लस हिंदी इंग्लिश टाइपिंग। और अगर छात्र की वित्तीय स्थिति ठीक न हो तो वो फॉर्म भरने से पहले ही आउट। उसकी ग्रेजुएशन और बीए एमए की डिग्री किसी काम की नहीं। घर वालों का प्रेशर और गया छात्र डिप्रेशन में। जब बिना टाइपिंग, बिना कंप्यूटर के नौकरी पर लेना ही नहीं है तो स्कूल से ही ये सब क्यों नहीं पढ़ाया? स्कूल में ही सिखाकर सर्टिफिकेट दे देते। आधे से ज़्यादा छात्रों को तो पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है, जिसमें मैं खुद को भी रखता हूँ। एक बीटेक करने वाला बैंक, एसएससी, रेलवे ग्रुप बी, सी, डी तक का फॉर्म भर रहा है। सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट्स भी लाइन में लगे हैं। आखिर कहाँ गलती हुई, कब गलती हुई और किसने ऐसा सिस्टम बना दिया और क्यों अब तक इसे ढोया जाता रहा? एक बार सरकारी नौकरी पाने के बाद अधिकांश नौकर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, वेतन वृद्धि की मांग करेंगे, हड़ताल करेंगे और फिर प्राइवेटाइजेशन पर रोना रोएंगे। उदाहरण के लिए रेलवे को ले लो। एक सफाई कर्मचारी को रेलवे में कम से कम 30,000 सैलरी तो मिलती होगी। काम क्या कर रहा है? रेलवे में चारों तरफ गंदगी दिखाई देती थी। फिर इतने ही पैसे में निविदा पर रेलवे 4-5 कर्मचारी जितना काम करवा रही है और परिणाम रेलवे एकदम चकाचक दिख रहा है। देश में पिछले कुछ वर्षों से महंगाई दर संतुलित है, तो वेतन में वृद्धि क्या टैक्स पेयर्स के पैसों की बर्बादी नहीं है? ऊपर से रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी चाहिए। जितनी सैलरी पर एक सरकारी नौकर वर्तमान में काम कर रहा है, उतनी सैलरी पर कम से कम 2 नौकर रखे जा सकते हैं। बस सरकार महंगाई दर को 3 से 4% पर संतुलित रखे। सरकारी डॉक्टर हैं तो वो बाहर अपना निजी क्लिनिक भी चला रहा है। सरकारी टीचर हैं तो वो बाहर अपनी निजी कोचिंग भी चला रहा है। रेलवे में कोई सरकारी अधिकारी है तो बाहर भी कहीं ना कहीं हाथ पांव मार रहा है। 40-50 हज़ार सैलरी, तरह तरह की सुविधाएं मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। ऊपर से जताएंगे ऐसे जैसे कोई एहसान नहीं कर रही सरकार।
उल्टा सरकारी नौकर बनकर ये लोग सरकार पर एहसान कर रहे हैं। कितनी कंपनियां इसी कामचोरी और मिसमैनेजमेंट की वजह से डूब गई। फिर निजीकरण पर रोना भी है। आखिर कब तक सरकार टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद करती रहेगी। कुछ लोग नेताओं का कुतर्क देंगे, तो भैया काट लो नेताओं की भी सैलरी। नेताओं को जनता 5 साल में बदल देती है, सरकारी नौकर को भी 5 साल में बदल दिया जाए तो कैसा रहेगा। फिर सबको मौका मिलेगा 5-5 साल सरकारी नौकरी करने का, सारा झंझट खत्म। अक्सर ताना मारेंगे कि सरकार गरीब पर ध्यान देती है, किसान पर ध्यान देती है। अरे तुम्हें भी तो दोगुनी सैलरी दे रही है, काम करो या नहीं करो सैलरी तो मिलती ही है। एक सरकारी नौकर महंगाई बढ़ने पर, पेट्रोल के दाम बढ़ने पर, एलपीजी में सब्सिडी न मिलने पर जब शिकायत करता है तो वाकई हंसी आती है। जबकि जीवन में रोजी रोटी के लिए जूझ वो लोग रहे हैं जिनका सरकारी नौकरी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट कर दूं कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं कि सभी सरकारी नौकर एक जैसे होते हैं। मैं यहां सिर्फ उस मानसिकता की बात कर रहा हूं। अब यही सब ऐशो आराम देखकर एक युवा के दिमाग में शुरू से ठूसा जाता है कि लल्ला तुमको सरकारी नौकर बनना है। फिर तो मौजा ही मौजा। अपने लल्ला को सरकारी नौकर बनाने के लिए लोग लाखों रुपया घूस तक देने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही तो भ्रष्टाचार बढ़ता है। आज लाखों रुपया घूस देकर सरकारी नौकर बनेगा, कल वही रुपया वो अपनी नौकरी में जनता से वसूलेगा। पूरा का पूरा सिस्टम ही सड़ा है। और ये कोई मोदी के आने के बाद से नहीं सड़ा है, सबने मिलकर इसको 67 साल में ऐसा बनाया है। मोदी तो फिर भी एक एक करके सब ठीक कर रहे हैं, सारी समस्याओं को एड्रेस कर रहे हैं, समस्याओं के समाधान खोजकर उसे समाप्त कर रहे हैं। एक शायरी से अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। हमारे माता पिता और उनके माता पिता ने अतीत में देश के भविष्य के विषय में न सोचकर, केवल अपने भविष्य के विषय में सोचकर नेतृत्व चुनने में जो गलतियां की हैं, उसकी सजा इस पीढ़ी को ही भुगतना है। भारतीय जीवन दर्शन का मूल स्वभाव रहा है राज्ञ धर्मिणी धर्मिष्ठा, पापे पापा समे समा, राजान मनु वर्तन्ते, यथा राजा तथा प्रजा। कहते हैं कि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। राजा यदि पापी हो, अत्याचारी हो, तो प्रजा भी पापी और अत्याचारी हो जाती है। यदि राजा धार्मिक और सहृदय हो तो प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लगती है। और यदि राजा न पापी हो न सहृदय हो तो प्रजा भी वैसी ही होती है। इसीलिए कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। लोकतंत्र में राष्ट्रहित के विषय में सोचना जनता का ही कर्तव्य है। जनता ही राजा अर्थात प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक या सांसद चुनती है। लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि यह अंतिम पीढ़ी है जो इस तरह की तमाम समस्याओं से जूझ रही है। आने वाली पीढ़ी को कम से कम इन समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। उसके लिए उन सभी का आभार जो कम से कम अपने निजी स्वार्थ का त्याग करके मोदी जी के साथ खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।